Good morning, students. In this lecture, we will study about the stability. So let's start with the concept of stability. स्टेबिलिटी में जनरली हम लोग को दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट का, और सेकंड है ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स का. ठीक है, तो सबसे पहले बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं. बीबो स्टेबिलिटी states that Bibo stability states that for bounded input the output should be bounded. मीन्स कि अगर इनपुट बाउंडेड है मेरा तो आउटपुट भी बाउंडेड आएगा. अब बाउंडेड का मतलब क्या होता है तो एग्जांपल से देखते हैं. ठीक है, कंसिडर करो इस तरह का कुछ इनपुट है. तो उसको क्या देख रहे हैं हम लोग कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी T1 से लेके T2 पॉइंट तक क्या है मेरा, ये इंटीग्रेबल है. अगर इसको RT कहें इस फंक्शन को, तो क्या कहेंगे कि इंटीग्रेशन RT dt जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, मैग्नीट्यूड इसका. ठीक है ना. तो ये हो गया बाउंडेड. बाउंडेड मतलब इंटीग्रेशन इन्फिनिटी नहीं है किसी T1 से T2 टाइम के लिए. ठीक है, इसी तरह से अनबाउंडेड क्या होगा, मान लो कुछ इस तरह से, इस तरह का कुछ है. तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ये जो है अगर हम लोग यहाँ देखें, इसको रख लो T1 टाइम, यहाँ रख लो T2, तो क्या हो रहा है T1 से T2 टाइम के लिए RT dt मेरा इन्फिनिटी हो रहा है क्योंकि ये अनबाउंडेड है. ठीक है ना. ठीक है, क्लियर है. तो बीबीओ स्टेबिलिटी कहता है कि अगर मेरा इनपुट बाउंडेड है, यानी इफ, अगर इनपुट को RT से डिनोट कर रहे हैं, इफ इंटीग्रेशन between any time periods T1 to T2 of magnitude RT dt is less than infinity. ठीक है, देन अगर आउटपुट को CT से डिनोट कर रहे हैं तो देन between time T1 to T2 the output CT dt must also be less than infinity. ठीक है, तो अगर मान लो इनपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, ये अगर इनपुट है RT तो आउटपुट भी मेरा बाउंडेड ही होना चाहिए. ठीक है ना, ये कह रहा है. क्लियर है. नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट जीरो इनपुट रिस्पॉन्स और एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी का. दोनों नाम से कह सकते हैं, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स. ये कहता है इफ इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट, ठीक है ना, अंडर absence, yes, so under absence of any input, under absence of input the output will
10 to 0। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, ये जीएस हो गया, इनपुट है आरटी, आउटपुट है सीटी। ठीक है, देन इफ RT is 0, then this implies that CT should also be 0। अगर कुछ इनिशियल कंडीशंस हैं तब भी, even if some initial conditions exist, then also if RT is 0, then CT is equals to 0। ये है asymptotic stability। okay, under absence of input the output will tend to 0। okay, now let us consider the effect of location of poles and stability। So on the left hand side we have the pole 0 map, and on the right hand side we have the normalized response। So in the overdamped case, when there are two poles in the left hand side on the real axis, ठीक है ना, रियल एक्सिस पे दो अनइक्वल पोल्स है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो आउटपुट होगा वो कैसा आएगा, नॉर्मलाइज्ड रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से। राइट हैंड साइड में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होगा और क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट पे जाके फिर मेरा आउटपुट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर द क्रिटिकली डैम्प्ड केस। इस केस में क्या है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में दो पोल्स हैं, ठीक है, और दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, रियल एक्सिस पे। तो आउटपुट कैसा होगा, कुछ इस तरह से। क्रिटिकली डैम्प्ड केस है, लोग पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट अंडर डैम्प्ड केस। अंडर डैम्प्ड केस में दो इमेजिनरी पोल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, कुछ इस तरह से है अंडर डैम्प्ड केस। अनडैम्प्ड केस में क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे मेरा दो पोल्स है, जस्ट लाइक मान लो प्लस माइनस J2, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, कोई डैम्पिंग नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, इस राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है उस टाइप से। नेक्स्ट, अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में, दो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो नॉर्मलाइज रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ये क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड जो है मेरा डिस्टर्बेंस का वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, साइनसॉइडल जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। अब ये हो गया एक नेगेटिव ओवरडैम्प्ड केस। There are two poles on the real axis in the right half of S plane and the magnitude of both are unequal। ठीक है, तो इस केस में क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल आउटपुट है मेरा, ठीक है ना। ये भी एक क्या है, अनस्टेबल केस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रूथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन पे, ठीक है। ये मेरा एक जनरल फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ हम लोग देख सकते हैं BS, ठीक है। So what are the necessary condition of stability? The first condition is the coefficients of the characteristic polynomial must be positive, ठीक है ना। जैसे यहाँ BS का लिखा है तो an-1, a1, a0, ये सारा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या है,
इस वाले केस में एस क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एस स्क्वायर का 3 है, एस का 16 है और यहाँ 130 है। क्या है, ये सारा पॉजिटिव है, तो कह सकते हैं कि हो सकता है मेरा सिस्टम स्टेबल हो। ठीक है ना। अभी भी हमको पता नहीं स्टेबल है कि नहीं, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है ना। ओके, सो नाउ व्हाट इज द, वो क्या था, नेसेसरी कंडीशन था, ये तो फुलफिल होना ही होना है। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है, फर्स्ट इज यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। ये हम लोग को नहीं देखना है, यहाँ हम लोग आएंगे, रूट अरे हम लोग बनाना कैसे है वो सीखते हैं। ठीक है, तो उसको हम वहाँ खुद से बताते हैं, एक सेकेंड। सो हाउ टू फॉर्म द रूट अरे। So let us consider a system whose characteristic equation is Bs equals to A4s cube A3s square A2s plus A1 equals to 0। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ कोफिशिएंट क्या क्या है, A4, A3, A2 और A1। ठीक है, तो रूट अरे हम लोग को कैसे बनाना है? सबसे पहले इस साइड में हम लोग लिखेंगे S3, S2, S1, S0। ठीक है, इस तरह से लिख लो लेफ्ट साइड में एक कॉलम। नेक्स्ट S3 के लिए हम लोग को क्या लिखना है, A4, फिर इसको छोड़ना है, A2, फिर यहाँ नहीं लिखना है, मतलब S का जो भी ऑड टर्म्स है उसका कोफिशिएंट हमको लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, A4 और A2। ठीक है, उसी तरह से S2 के लिए जो भी इवन टर्म्स है उसका लिखना है। तो यहाँ क्या होगा, A3 और A1। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट S1 के लिए, S1 के लिए हम लोग को लिखना होगा A3 इंटू A2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और A1 इंटू A4, यानी A3 इंटू A2 माइनस A1 इंटू A4 ऑन ये वाला टर्म A3। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, ये खाली होगा, और यहाँ पे S0 वाला जो टर्म है वो सीधे लिख देना A1। ठीक है, ये निकल जाने के बाद हम लोग को देखना होगा कि ये वाला कॉलम, सिर्फ हमको इस कॉलम से मतलब है। ठीक है, इसमें हम लोग को देखना होगा कि कोफिशिएंट्स क्या क्या है, इसका 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 सारा कोफिशिएंट देखना होगा। इफ all the coefficients have same sign, if all the coefficients have same sign, ठीक है, तो then all poles या all roots of Bs lie in the left half of S plane। ठीक है ना। और अगर साइन चेंज कर रहा है, यानी इस तरह से
इसका ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, देन the number of roots of BS in right half of S plane is equal to number of sign changes. ठीक है, यहाँ साइन कितना चेंज कर रहा है, एक बार प्लस से माइनस हुआ, एक बार यहाँ क्या है माइनस से माइनस, सेम साइन है, या माइनस से प्लस, तो फिर एक बार और, यानी दो पोल से मेरे पास सिस्टम का दो पोल या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का दो रूट राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है। ठीक है, सो नाउ कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है बी एस हमको दिया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ। बी एस इक्वल्स टू एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 10s प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 10s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 10s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, देख लो, एस क्यूब प्लस 5s² प्लस 10s प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? रूट अरे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो क्या देखना है, नेसेसरी कंडीशन, तो क्या है, सारा कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब हम लोग रूट अरे बना रहे हैं। रूट अरे के लिए एक कॉलम बनाना है, S2 S1 और S0 का। S3 के लिए क्या क्या लिखना होगा, यहाँ क्या है, कोफिशिएंट 1 है, फिर और नेक्स्ट कौन सा है, S, यहाँ कोफिशिएंट है 10, फिर इवन वाला पार्ट के लिए 5 और 3। ओके, S1 के लिए क्या करना होगा, 5 इंटू 10 50 माइनस 3 इंटू 1 3 और 5, और यहाँ फिर 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 47/5 यानी 9.4। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 9.4। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ कि वी हैव द सेम साइन थ्रू आउट। ठीक है ना, सेम साइन है इस कॉलम में, तो कह सकते हैं देयर इज नो पोल ऑफ द सिस्टम इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। ठीक है, यानी therefore this system is stable। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2, बी एस इक्वल्स टू, ठीक है, बी एस इक्वल्स टू एस क्यूब प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 10। एस क्यूब प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए वे रूट अरे कंस्ट्रक्ट करते हैं, S3 S2 S1 S0। ठीक है, इस वाले रो में क्या आएगा, 1 3, इस वाले रो में 2 3
10, क्लियर है। यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 10 10 अपॉन 2, और यहाँ क्या आएगा 10, क्लियर है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 6 माइनस 10, तो -4/2 यानी -2। यहाँ क्या लिख सकते हैं, -2। तो क्या है, साइन चेंज कर रहा है ना इस कॉलम में। यहाँ क्या हो रहा है, ये साइन चेंज कर रहा है, तो बोलेंगे देयरफॉर दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। और कितने पोल्स हैं मेरे राइट हाफ ऑफ स्प्लिन में, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेस। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई साइन चेंज नहीं। यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो एक साइन चेंज यहाँ, और यहाँ फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है यहाँ, तो हो गया दूसरा साइन चेंज। टोटल 2 साइन चेंजेस है। देयरफॉर नंबर ऑफ poles of system in right half plane is equals to 2. Okay. सॉरी, क्वेश्चन फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, कुछ मिस हो गया होगा शायद। क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, GS इक्वल्स टू K अपॉन S इंटू S+2 इंटू S+4, HS था 1, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करने था, फाइंड वैल्यू ऑफ K for which system is stable, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस GS इंटू HS इक्वल्स टू 0। दिस implies 1 plus K upon S into S+2 into S+4 equal to 0. This implies S into S+2 into S+4 plus K equal to 0. This implies S into S square plus 6S plus 8 plus K equal to 0. और फाइनली BS का मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गया, S³ प्लस 6S स्क्वायर प्लस 8S प्लस K इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट एरे बनाते हैं, S3 S2 S1 S0। तो S3 के लिए क्या क्या आएगा, 1 और 8, S स्क्वायर वाले रो के लिए 6 और K, S1 वाले में क्या आएगा, 6 8 48 माइनस K अपॉन 6, और यहाँ K। तो सिस्टम के स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा, ये सारा टर्म्स हमको पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, सेम साइन होना चाहिए, और इन दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नीचे ये दोनों भी रो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होना है। तो पहला तो क्या होगा, सबसे पहले K शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से पहला। सेकंड, यहाँ से 48
minus k upon 6 should be greater than 0. This implies 48 minus k should be greater than 0 or k should be less than 48. ठीक है, सो आंसर मेरा क्या आ गया, k का वैल्यू 0 से 48 के बीच होना चाहिए और द सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में रूथ हर्विट्ज से कुछ स्पेशल कंडीशंस होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू नाउ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।